खबरें तफसील से। दिल्ली की बेटी के साथ हुई ज्यादती के मामले में इंसाफ न मिलने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आज दिल्ली की सड़कों पर खवातीन ने राबिया सैफी के कातिलों को अब तक गिरफ्तार न किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत इस मामले में तेजी से कार्रवाई करे। इंसाफ अगर मिलना होता तो ये 13-14 दिन का जो समय गया है, इस दौरान क्या उसे इंसाफ नहीं मिल जाता या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता जो इसमें शामिल थे? केवल भटकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है और इधर उधर की बातें करके नकली उसके पति बनाकर खड़े किए जा रहे हैं असली गुनहगारों को बचाने के लिए, और उस लड़की की लाश को दफनाने के लिए भी उसके गांव भेज दिया जाता है। ये एक मॉडस ऑपरेंडी दिल्ली सरकार का बन गया है और लगातार हर बार वो इसी तरह का तरीका अपनाते हैं कि लाश को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए या दफना दिया जाए। आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि ये जो रियल में अपराधी हैं उन तक पुलिस पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन करे और दिल्ली सरकार जो मुंह में दही जमाए बैठी है वो इस पर कुछ फूटे बोले। देखिए, राबिया के जो हत्यारे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल शिथिल बैठी हुई है। कोई भी उनके अंदर एक वो नहीं है कि उनको पकड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आउटरीच हो रहा है पूरी दिल्ली में, पूरे देश भर में। लेकिन दिल्ली पुलिस, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और जो गुंडा वाहिनी है उनका जिस तरीके से नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस के कारण आज गुंडों के जो अपराधी हैं उनके हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। एक तो पुलिस की वजह से और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बयानबाजी करते हैं, घटिया स्तर की बयानबाजी करते हैं। भारतीय किसान संघ फसल की नफाबख्श कीमत तय करने के मुतालबे को लेकर आज मुल्क की सतह पर एहतजाज कर रहा है। भारतीय किसान संघ आरएसएस की ज़िले तंजीम है। बीकेएस का किसानों की हिमायत में एहतजाज करना मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के मुतरादिफ है। दिल्ली समेत मुल्क भर में तकरीबन 600 से ज्यादा अजला में धरना भी दिया जा रहा है। संघ का मुतालबा है कि हर फसल के लिए नफाबख्श कीमत का तयन किया जाना चाहिए। बीकेएस के मुताबिक मुल्क में 127 जोन्स हैं और हर जोन में मजदूरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर कीमतें अलहदा बनी हुई है। लिहाजा इन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक मैकेनिज्म वाज़े किया जाना चाहिए जिसमें मुल्क के सभी किसानों को फायदा हो। बीकेएस का मानना है कि कुछ फसलों की एमएसपी पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत को हर फसल की नफा बख्श कीमत तय करने पर गौर करना चाहिए। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 दर्जन के करीब लोग हैं। कहना चाहिए कि ये जो एहतजाज है ये काफ़ी हद तक फीका है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ परमिशन को लेकर दिक्कत रही, कुछ कोरोना की बात है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इस जो किसान संघ है, जो आरएसएस का संगठन है, ये इसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें प्रॉफिटेबल हमारी फसल बिकनी चाहिए, हमें वो मूल्य मिलना चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये संगठन है और दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन है, उसको अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जहाँ लाखों लोग, हजारों लोग जुट रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कम लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे। सर, आज जो प्रदर्शन हो रहा है काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे हैं और बुनियादी तौर पर आपकी क्या मांग है इसमें? लाभकारी मूल्य, क्या आपकी भी वही एमएसपी की मांग है जो भारतीय किसान यूनियन की है? देखिए, सुबह कल से असमंजस की स्थिति पैदा की दिल्ली पुलिस ने, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने करीबन 22 दिन पहले 14 अगस्त को लिख करके दिया और हमको कल तक भी कोई पावती नहीं दी गई कि भाई ये कैंसिल है। अगर आप लोग भी एमएसपी और लाभकारी मूल्य चाहते हैं तो फिर आप उनके साथ शामिल क्यों नहीं है? ये जो किसानों के लिए कानून आए हैं, उनको लेकर के आपकी क्या राय है? श्रीमान जी, उनमें और हम में अंतर है। हम राष्ट्रवादी संगठन है। हम जैसे आदमी की 2 आँख हैं, एक आँख से जितना किसान प्यारा है उतना ही हमें राष्ट्र प्यारा है। वो राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राष्ट्र की बदनामी कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए बाहर से धन दे सकते हैं और सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, बाहर देशों में बदनामी कर सकते हैं। हमें उतना ही राष्ट्र प्यारा है जितना किसान प्यारा है। ये जो 3 कानून आए हैं, सरकार लाई है, इस पर आपकी क्या राय है? वो तो कह रहे हैं इसको रद्द कर दीजिए। ऐसा है कि रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ चीज़ अच्छी भी है, जो कमी है
उनको दूर कर दिया जाए। अगर जो किसान के पर असली बात तो ये है कि सरकार ने जो कमी की है वो ये की है कि जो कानून बनाती है, जो ज़मीन से जुड़े हुए किसान हैं, मेरी 76 साल की उम्र होगी, मैंने बहुत सरकार देखी हैं, आई हैं, गई हैं, पर बाकी ये है कि सरकार को किसानों की समिति, सलाहकार समिति बनानी चाहिए, उनसे सलाह लेकर कानून बनाने चाहिए, उनका मूल्य खेती का। अब मैं तो दिल्ली का किसान हूँ, मैं तो सब्जी भी बोता हूँ, धान भी बोता हूँ, गेहूँ भी बोता हूँ, गन्ना भी अब तो नहीं बोते, पहले बोया। बहरहाल एक तरफ भारतीय किसान यूनियन, दूसरी तरफ किसान महासंघ, तो ये किसान संघ जो आरएसएस का संगठन है, और ये कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह रहे हैं कि कृषि बिल जो हैं वो ठीक नहीं है, उनमें सुधार होना चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करते हैं करनाल की, जहां किसानों ने जिला सेक्रेटरीट के बाहर ठोस मुहाज बनाकर बैठ गए हैं। आज करनाल में एहतिजाज का दूसरा दिन है। जिला सेक्रेटरीट के बाहर पहली रात गुजारने के बाद किसानों में जोश और खरोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इसके साथ ही पुलिस फोर्स, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ एहलकार जिला सेक्रेटरीट के अंदर और बाहर मौजूद हैं। कल इंतजामिया और किसान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत नाकाम रही थी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट सेक्टर 12 में वाक़ है, इसलिए यहाँ कई दफातर भी है, इसलिए आम लोगों को भी इससे कुछ परेशानियां हो गई है। लगता नहीं कोई प्रशासन बातचीत करे, इसके हाथ में नहीं कुछ भी प्रशासन की। ऊपर से जो डायरेक्शन इनको दी जाती है तो उसी पे ही ये काम करते हैं। सर कल भी जैसे 3 दौर की बातचीत हुई थी, अगर मानना होता तो कल भी बात मान लेते, कल मानना होता तो मान लेते, कल मानना नहीं है। बहुत बेशरम सरकार है, मानने नहीं, अपनी गलती नहीं मानने की ना। और हम पंचायत के आदमी हैं, हमारा सिस्टम ये है कि पंचायत में आदमी को झूठ नहीं बोलता, सच मान लेता है, उसे आदमी माफ भी करते हैं। ये है कोर्ट कचहरी कागजों पर चलने वाले, ये अपनी बात को, झूठ को सच कहू जाएंगे, सच को झूठ कहू जाएंगे, जाए ना। योगेंद्र यादव भी लगातार करनाल किसानों के साथ हैं। कल इंतजामिया से जो भी बात हुई थी, इसके बारे में हमारे नुमाइंदे ने योगेंद्र यादव से बातचीत की। कल से किसान जो है वो डटे हुए हैं और मिनी सचिवालय के पास जो है वो घेरा बना लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसान डटे हुए हैं। प्रशासन से कल बात हुई लेकिन बेनतीजा निकली, किसी तरह से प्रशासन से जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। योगेंद्र जी, कल भी प्रशासन से बात हुई और सारी रात किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, अब आगे क्या प्लानिंग है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार की तमाम धमकियों के बावजूद, गीदड़ भभकियों के बावजूद, तमाम दिखावे के बावजूद किसान यहाँ पहुंचे। मैं समझता हूँ करनाल के किसान ने कल अपना हिम्मत, अपनी ताकत दिखाई है। सरकार ने कहा था और कुछ भी कर लो तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे, और किसान तमाम बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़फोड़ भी ना की, बस उनको हटाते हुए किसान यहाँ पे पहुंच गया है। और मैं समझता हूँ अब किसान यहाँ पे डट के बैठा हुआ है और अब सरकार को तय करना है कितनी देर यहाँ पे बैठाना है। काम तो ये 24 घंटे का है, मगर पता नहीं 24 घंटे का भी नहीं था, 2 घंटे की बात थी। लेकिन दिक्कत ये है कि करनाल वाले फैसला नहीं ले सकते, उन्हें चंडीगढ़ से पूछना पड़ता है। चंडीगढ़ वाले भी फैसला नहीं ले सकते, उनको दिल्ली से पूछना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बात इसी तार में कहीं उलझी हुई है। कल प्रशासन से आपकी बात हुई, बेनतीजा निकली। प्रशासन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं, बात अटकी कहाँ हुई? हमारी बात तो सिर्फ पहले बिंदु पर ही जाके अटक गई। पहला बिंदु था कि वो अफसर आयुष सिन्हा जिसने खुल्लम खुल्ला किसानों के सर तोड़ने की बात कही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कहा उसके खिलाफ पर्चा दायर होना चाहिए। भाई अगर मैं आपका सर फोड़ने की बात करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ना, पर्चा दर्ज होगा। उसके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? कहते नहीं नहीं नहीं, उसने ये तो कहा था लेकिन लाठीचार्ज तो दूसरी जगह हुआ। हमने कहा इसका मतलब है कि सब एसडीएम ने यही आदेश दिया था, वो बेचारा वीडियो में पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं गए। इसका मतलब आप सब तरफ यही कार्रवाई करवा रहे थे। और जो 5 लोगों ने चोरी की, एक पकड़ा गया, तो उस चोर को तो सजा दो ताकि बाकी 4 को हो। तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। हमने आखिर में कहा कि चलो आप पर्चा नहीं करते, आप तुरंत कार्रवाई नहीं करते, तो आप कम से कम इस पे एक उनकी इंक्वायरी कर लो, मगर इंक्वायरी से पहले सस्पेंड कर दो। सरकार कह रही थी इंक्वायरी करेंगे, महीना लगेगा, आप 1 महीना हमारे को दीजिए। हमने कहा जिस चीज को सारी दुनिया जानती है उस पर क्या। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी
खवातीन के दाखिले और मुस्तकबिल कमीशन की राह अब हमवार हो गई है। मरकज ने इस तारीखी फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। मरकज के फैसले पर अदालत ने मसरत का इजहार किया और कहा कि ये कदम मुसल्लह अफवाज जैसी खिदमात में खवातीन के मसावी हुकूक को यकीनी बनाने में माविन साबित होगा। अदालत एक अर्जी पर समाअत के दौरान मरकज ने अदालत को ये जानकारी दी। अर्जी गुजार ने नेवल एकेडमी और NDA के टेस्ट में खवातीन को बैठने की इजाजत देने के लिए मरकज को रहनुमाई खतूत जारी करने की दरख्वास्त अदालत से की थी। अदालत ने NDA और नेवल एकेडमी में खवातीन के दाखिले के अमल के हवाले से तफसीली जवाब दाखिल करने के लिए मरकज को 2 हफ्तों का वक्त दिया है। मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ जुराइम में इजाफा देखा जा रहा है। खवातीन कमीशन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जुराइम की शिकायतों के इंदराज में 46% का इजाफा हुआ और ज्यादातर शिकायतें यूपी और इसके अतराफ से मौसूल हुई है। खवातीन कमीशन के मुताबिक इस साल 8 महीनों में मौसूल होने वाली ज्यादातर शिकायत एक बावकार जिंदगी गुजारने के हक के तहत दर्ज की गई। कौमी कमीशन बराए खवातीन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर। कौमी कमीशन बराए खवातीन ने कहा है कि साल 2021 के आखिरी 8 माह में खवातीन के खिलाफ जुराइम की शिकायत में 46% इजाफा हुआ है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है कि शिकायत में इजाफा हो रहा है क्योंकि कमीशन बाकायदगी से आगाही मुहिम चला रहा है और अब खवातीन ज्यादा बेदार हो गई है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बीजेपी ने आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने 5 रियासतें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के लिए इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किए हैं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। इस काम में धर्मेंद्र का ताउन अनुराग ठाकुर और विवेक ठाकुर करेंगे। उत्तराखंड में पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज प्रहलाद जोशी होंगे। पंजाब की जिम्मेदारी गजेंद्र सखावत को दी गई है। गोवा असेंबली चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस, जबकि मणिपुर असेंबली चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बनाया गया। मुल्क भर में 6 अक्टूबर से रामलीला का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इस मर्तबा दिल्ली में भी रामलीला प्रोग्राम के इनाकाद की इजाजत दी गई है। हमारी नुमाइंदा रचना ने लवकुश रामलीला के सदर अशोक से बातचीत की। देश भर में 6 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस बार रामलीला का मंचन जोर शोर से किया जाएगा, इसकी इजाज़त दे दी गई है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लवकुश रामलीला के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी। अशोक जी, पिछली साल तो कोविड की वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो DDA और MCD इनकी तरफ से परमिशन दे दी गई है। DDMA की जो पिछली साल रामलीलाओं के लिए गाइडलाइंस आई थी उसके मुताबिक भी रामलीला हो सकती है, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। DDMA ने पिछली बार कहा था कि 50% कैपेसिटी होगी, स्टॉल्स नहीं लगाई जाएंगी। आप उसको थोड़ा सा बदलने की मांग आप लोग कर रहे हैं। जितने बाज़ार खुले हुए हैं उन सब में होटल्स, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो रामलीलाओं के साथ ये मसला क्यों हो कि रामलीलाएँ हों और वहाँ पर बिना खाने के लोग क्या व्रत करके रहेंगे वहाँ पे। तो सरकार उस बात को सॉफ्टली सोचे और उन सब चीज़ों को रामलीला को अलाउ करेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। तैयारियों की बात अगर हम करें तो किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही हैं? कलाकार कहां से आएंगे, उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे तैयार होंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? रामलीला, हमारी लवकुश रामलीला की तैयारी पूरे साल चलती रहती है। एक सेट्स के ऊपर हम काम करते हैं। एक सेट के ऊपर कौन आदमी कहाँ पर बैठेगा, किसका क्या डायलॉग है, उन सब चीज़ों पे भी काम होता है। कोविड का दौर चल रहा है, हालांकि कोविड के मामले कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। तो उसको देखते हुए आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? क्या एक SOPs रहेंगी, क्योंकि कलाकार भी होंगे वहाँ पे, दर्शक भी होंगे? जो भी रामलीला के अंदर प्रवेश करेगा उसको ये कहा गया है कि अपना डबल वैक्सीन जिसको लगी होगी उसको ही हम रामलीला में अंदर अलाउ करेंगे और वो अपना सर्टिफिकेट अपने साथ रखें। हमारी रामलीला के पासेस जो एंट्री हैं उन पे भी हमने लिखा है कि जो डबल वैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं उन्हीं के लिए वो कार्ड वैलिड होगा।
बाकी किसी को उसमें अलाउड नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा हमारे यहाँ पर हम एक 12 बेडेड हॉस्पिटल रामलीला के अंदर बनाने वाले हैं। इन इमरजेंसी उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी इस साल हम और डॉक्टर्स को वहाँ रखेंगे ताकि उसके अंदर अगर किसी की कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको हम हैंडल कर सके। तो इसके साथ सर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर मेंटेन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग एक सीट छोड़ के एक सीट की ही करेंगे अभी तक जो प्लान है। और सरकार से हमने कहा है कि उसको जैसे जैसे अब कोरोना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है, तो अगर वो मेट्रो में पूरी पब्लिक अलाउ कर दी गई है और बहुत सारी जगहों पे बाज़ार खोल दिए गए हैं, साप्ताहिक बाज़ार खोल दिए गए हैं। नांदेड़ समेत कई मुतादिद अजला में पिछले एक हफ्ते से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गोदावरी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। नांदेड़ का विष्णुपुरी डैम पूरी तरह से भर चुका है। इजाफी पानी की निकासी के लिए डैम के 21 दरवाजे खोल दिए गए हैं। तेलंगाना के पूचमपाट डैम भी पूरी तरह से भर चुका है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। इसी तरह मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने से गांव देहातियों का पानी भी गोदावरी में मिल रहा है, जिसकी वजह से छोटे बड़े सभी नदी नाले लबालब भर चुके हैं और कई मकामात पर रास्ते भी बंद पड़े हैं। नदी के किनारे आबाद कई बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। काबीना ने आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मंसूबे को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर वजीर ममलिकत टेक्सटाइल दर्शना शोत ने कहा है कि पीएलआई के जरिए यकीनी तौर पर सबको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे तिजारत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दीगर शोबों की तरह टेक्सटाइल को भी आगे बढ़ने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी क़यादत में ये मंसूबा बनाया गया है। उनसे बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। कैबिनेट ने आज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए पीएलआई को मंजूरी दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एमओएस टेक्सटाइल मिनिस्टर दर्शना जरदोश। मैम, क्या है ये पीएलआई और किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब अन्य क्षेत्रों के साथ साथ में टेक्सटाइल को प्रमोशन करने के लिए ये योजना बनाई गई है, खास करके ग्लोबल मार्केट को देखते हुए जब हम लोगों ने अब तक कॉटन के ऊपर फोकस किया था, तो मैन मेड फाइबर को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ में एप्रल और टेक्निकल टेक्सटाइल, तो ये योजना इसी के लिए बनाई गई है। जब पिछले 2-3 महीने में कई इंटरेक्शन हुए, जिसमें से ये विषय निकल के आया कि अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत और भारत में बनने वाली चीज़, उसको ब्रांड इंडिया जो है उनको करना है और उसके साथ में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, तो इससे ये योजना से उसको काफ़ी प्रमोशन मिलेगा। बिल्कुल, तो इस योजना से प्रमोशन तो मिलेगा ही। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो टेक्सटाइल के लिए बहुत काम करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, या फिर हम दूसरे अन्य राज्य ऐसे हैं। जिस तरीके से पीयूष गोयल जी ने भी बात की कि बिहार भी इसका फ़ायदा ले सकता है, तो मैम और राज्यों के लिए कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे? कई बार ऐसा होता है कि कोई राज्य जैसे एक्सपांड करता है तो उसकी बॉर्डर पे लोग होते हैं, तो उनको भी ये बढ़ावा 2 टायर 3 टायर सिटी में, क्योंकि अगर हमें रोज़गारी, ये जो स्कीम है इससे हम सोच रहे हैं कि 7.5 लोगों को रोज़गारी मिलेगी, सबसे ज़्यादा इसमें महिलाएं जुड़ेगी। तो ये जब इन्वेस्टमेंट आएगा, 2 साल का पीरियड आएगा, तो काफ़ी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जुड़ेंगे, ये मजदूरी के लिए जुड़ेंगे, और साथ में जब ये प्रोडक्शन होने लगेगा तो इसमें जो अन्य योजना है जैसे एप्रल है, शर्ट बनाना है, ड्रेस बनाना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो इसमें स्किल भी आएगा, ट्रेनिंग भी चाहिए, तो काफ़ी रोज़गारी इससे पैदा होगी। तो सिर्फ एक ही जगह पर एक इन्वेस्टमेंट के बजाय जहाँ पे 2 टायर 3 टायर सिटी है, जहाँ बैकवर्ड एरिया है, वहाँ लोग अगर इंटेंसिव लेके ये योजना का शुरुआत करें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, भारत के व्यापार को कितना ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि आपने कहा कि महिलाएं, खासकर क्योंकि अगर हम कपड़ों की बात करें तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा लगाव होता है, तो महिलाओं के लिए अगर हम एक सशक्तिकरण के तौर पर देखें तो ये स्कीम कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है? देखिए, कोविड के पैंडेमिक टाइम में भी सबसे ज़्यादा मास्क अगर किसी ने बनाया तो महिलाओं ने बनाया,
और इसके साथ में आपने देखा होगा कि जब प्लेयर हमारी चानू जी जब वापस आई तो उनकी फैमिली भी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का काम करती है। तो ये जो घर पे करने वाले जो भी व्यवसाय है उसमें महिला जुड़ी है और चालू रहे, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन उसकी दिक्कत है उसको मार्केटिंग करने की। अगर वो शहर तक आए, शहर से बाद में आगे जाने के लिए उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छी प्रोडक्शन हो जाए, क्वालिटी मेंटेन हो जाए, उसको ये बढ़ावा मिल जाए कि वो किस तरह से अन्य देशों। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके तमाम सवालों का जवाब मिल सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी एश्योर्ड ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू हो गया है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।